नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। धराली उत्तरकाशी से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक जहां भी आपदा ने संकट खड़ा किया, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले पहुंचे। राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के साथ साथ वो खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। पिछले 2 दिन से धामी ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं और हर स्तर पर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में आपदा प्रबंधन की पूरी मशीनरी 24 घंटे सक्रिय है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन आरंभ हो जाता है और एक हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर उड़ता है तो दूसरा घायलों को लेकर वापस लौटता है। आकाश में लगातार हेलीकॉप्टरों की आवाजाही धराली के जीवन रक्षा अभियान की गंभीरता को बयान करती है। वो खुद अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और घायलों और प्रभावितों से भेंट कर उनका हालचाल जान रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रभावितों के लिए 2000 से अधिक फूड पैकेट्स भेजे जा चुके हैं और जो राशन है वो हवाई मार्ग से हर्षिल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उसे दुरुस्त गांव तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है और इसके साथ ही बंद सड़कों को खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है और बिजली और पानी की जो टूटी लाइनें हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है, वो आपको बताएंगे। भारतीय वायुसेना की 2 चिकून हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी लगातार डटे हुए हैं। वहीं पर राज्य सरकार के 8 हेलीकॉप्टर शामिल है, एक आर्मी ALH और 2 चीता हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल है। ऑपरेशन में 4 अन्य हेलीकॉप्टर्स सक्रिय रूप से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जमीनी स्तर पर कितनी तैनाती टीम्स की गई है वो आपको बताएंगे। राजपूताना राइफल्स के 150 जवान लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं पर ऑपरेशन में घातक टीम के 12 कमांडोज हैं, NDRF की टीम्स है जिसके कि 69 जवान वहां पर सेवाएं दे रहे हैं और SDRF की टीम्स हैं, 50 जवान वहां पर तैनात हैं और 130 ITBP के जवान भी लगातार शामिल हैं। जमीनी स्तर पर तैनाती के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 4 मेडिकल टीमें ऑपरेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन में 9 फायर टीमें भी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वहीं पर ऑपरेशन में BRO के 15 कर्मी तैनात हैं। कुल 479 अधिकारी कर्मचारी दिन रात यहां पर तैनात हैं और वहीं पर 814 अतिरिक्त जवान जो हैं वो प्रभावित क्षेत्र के अंदर तैनात किए गए हैं। तो लगातार सभी टीमें हों या फिर हेलीकॉप्टर्स हों, यानी कि मैन और मशीनरी वहां पर लगातार दिन रात कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ काम, क्योंकि लगातार CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश हैं और वो खुद भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक के बाद एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बता दें कि Mi-17 और चिकून हेलीकॉप्टरों के माध्यम से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, संचार और खाद्यान्न आपूर्ति की शीघ्र बहाली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावितों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालकर जनजीवन सामान्य करने का प्रयास लगातार जारी है। तो धराली रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धराली में बादल फटने से तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिला। लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 4था दिन हो गया और उसी के साथ साथ अभी तक फंसे हुए 657 जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर दिया गया है। 657 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। चिकून हेलीकॉप्टर से भारी संसाधन पहुंचाए जा रहे हैं, चाहे ड्राई राशन है या फिर खाने पीने के पैकेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। CM धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, वर्चुअल मोड पर बैठक की गई और उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए।
चिकून, MY-17 समेत 8 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं और अभी भी मलबे में कई लोग होने की आशंका जताई जा रही है, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। और पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर्षिल धराली में बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत अभियानों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राहत सामग्री और बचाव दल की प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। उन्होंने बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके लिए भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर कनेक्टिविटी को सुचारू करने के लिए जल्द से जल्द वीसेट और जेनसेट को धराली हर्षिल क्षेत्र पहुंचाने के निर्देश दिए। सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित आर्मी हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के धराली हर्षिल क्षेत्र में आई दैवीय आपदा के दौरान घायल हुए स्वास्थ्य की जानकारी ली है। वहीं उन्होंने 14 राजपुताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल आदर्श टी और साथ ही साथ राइफलमैन केशव सहवाग से भेंट कर उनका हालचाल जाना। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने अस्पताल में उपस्थित चिकित्सकों से घायल जवानों के उपचार की जानकारी ली तथा उनके समुचित उपचार को निर्देश दिए हैं कि उनका समुचित उपचार हो। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरीके से सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और इस दौरान स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राम सिंह थापा, सेना हॉस्पिटल के कमांडेंट ब्रिगेडियर परिशिक्षित सिंह सहित सेना हॉस्पिटल के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ भी उपस्थित रहा। धराली हर्षिल में राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ ली है, जहां पर अभी तक 275 यात्रियों को हर्षिल से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित मातली भेजा गया है। वहीं पर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। गंगोत्री में फंसे यात्रियों को भारतीय वायुसेना के चिकून हेलीकॉप्टर से और हर्षिल झाला में फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। धराली और हर्षिल में बिजली, पानी और नेटवर्क की बहाली के लिए विभागों को निर्देशित किया गया है। वहीं पर वाईफाई सेवा अस्थायी रूप से शुरू की गई है। सामुदायिक किचन और राहत शिविरों में भोजन, पानी और जरूरी सामान की समूचे व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की मदद से सामग्री वितरित की जा रही है। धराली में तैनात उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य, आईएएस गौरव कुमार और आईपीएस अमित श्रीवास्तव ने प्रभावितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। जिन लोगों का यहाँ पे जो यहाँ के धराली निवासी थे, जिनका दुकान और घर और अन्य चीज़ों का नुकसान हो गया है, परंतु उनके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, उन लोगों के लिए हमने कम्युनिटी किचन बना दिए हैं। ऐसे ही कम्युनिटी किचन हमने एक हर्षिल में बनाया है एसडीआरएफ के सहयोग से, और दूसरा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। और सामान हमने आ गया है, हमारे पास कच्चा राशन आ गया है और रेडी टू ईट फूड भी आ गया है हेली से। तो उन दोनों का हम इसी समय अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल ही रहा है। हम नीचे भिजवा रहे हैं धराली और वहाँ से फिर उसका कम्युनिटी किचन शुरू कर देंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विकासखंड पाबो का दौरा किया, जहां पर अपने दौरे के दौरान कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम सेंजी आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रभावितों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों से स्थिति का जायजा लेने के बाद गणेश गोदियाल ने संबंधित अधिकारियों से बात कर प्रभावितों को तीव्र यथासंभव सहायता प्रदान करने को कहा गया। बाजार में हम इस समय है, ये फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता हुआ बाजार पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गया। आप ऊपर से देख सकते हैं, इस तरफ से जब ये पूरा सैलाब आया तो ये सामने के दुकानों से लेकर ये सामने जो सामने दुकानें दिख रही हैं, ये सामने की दुकानों से लेकर और नीचे ये तमाम गौशालाएं और मकान और ये कुलवीर
भाई की ये जो दुकानें थी यहाँ पर हार्डवेयर की, दो दुकानें और उनका मकान, ये दूसरे भाई साहब ये नीलम नीलम, हाँ, नीलम सिंह, बबली देवी भाई, इनका ये मकान और ये सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका। गांव के कम से कम 1 दर्जन से अधिक मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी तरह से पूरे गांव के सभी मकानों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें और तमाम जो सुविधाएं हैं वो तमाम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। गांव के लोग बड़े चिंतित हैं। बतेरे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कल से इनके मवेशी बह गए। ये जो कुलवीर भाई हैं, ये इनकी दुकान के साथ साथ उत्तराखंड में मानसून के कहर के बीच में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही हल्द्वानी, केदारनाथ, गंगोत्री, रुद्रपुर, मुनस्यारी, रानीखेती, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग और जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों के जो मध्य से बारिश और साथ ही साथ भारी वर्षा, बिजली के साथ गरज, तीव्र वर्षा होने की संभावना जताई गई है। हरिद्वार में मेड ने अपने मालिक के घर यानी कि जूलर्स कारोबारी परिवार को ही अपना शिकार बनाया। कारोबारी के घर पर काम करने वाली मेड ने खाने में जहर मिलाकर मालिकों को बेहोश करने के बाद बेशकीमती ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई। जहरीला खाना खाने से कारोबारी दंपति की हालत जो है वो नाजुक है और उनको निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। नौकरानी की तलाश में छापेमारी जारी है। बीसीवाई ज्वेलर्स की जो ऑनर है उनके साथ में आज इंसिडेंट हुआ है कि 2 सर्वेंट रखी गई थी, 2 लेडीज थी 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने उनके जो ऑनर है हस्बैंड वाइफ और साथ में 2 बच्चे थे, उनको पॉइजन दिया या कुछ भी जहरीली चीज़ दी जिसकी वजह से वो लोग अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होने के बाद में जब दीदी घर पे आई उनकी बेटी, तो उनको पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो वो पैनिक हो गई। उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी। 2 लेडीज़ थी जो सर्वेंट थे, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सका अभी तक, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने की। और दूसरा, ये जो 4 जने हुए जिनके साथ वारदात हुई है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनको रेफर किया गया है। 2 लेडीज़ थी, ठीक है, उनको किसी एजेंसी के थ्रू हायर किया गया था एज अ सर्वेंट, मतलब नौकर जो होते हैं घर के साफ सफाई वाले, उनको। तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और 4 जने जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसमें 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है। उन चारों जनों को रेफ़र किया गया है। मेरी आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ये मैं आप लोगों के साथ फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोग पकड़े जाए। पूरा मामला ये ज्वालापुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। यहाँ यशपाल मल्होत्रा जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो उनके घर पे नौकरानी है पुरानी, और उसने इन्होंने एक अतिरिक्त एक नौकरानी नई रखी है। इनके द्वारा जो है शाम को 4-5 बजे इनको खाना खिलाया गया है। उसके बाद ये लोग ड्राउजीनेस फील करने लगे, अर्धबेहोशी की हालत में थे। वहाँ से जब इनके सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुँची और इनके परिजनों को बुलाया गया और उसके साथ यहाँ पर लाके सिटी हॉस्पिटल में इनको प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद इनके परिजनों ने यहाँ से देहरादून रेफ़र किया है। डॉक्टर से मैंने बातचीत करी है। डॉक्टर्स ने बताया है कि इनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और ये जो है इनको कोई ना कोई ऐसा नशीला पदार्थ दिया गया जिसके बारे में डॉक्टर भी अभी नहीं जानते। जो महिलाएं सर उनको किस तरह तलाश की जा रही है, जिन महिलाओं पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन महिलाओं पे आरोप है उनके फ़ोटो लेकर उनका हुलिया करके पूरी सिटी में, देहात में, सब जगह और आसपास के ज़िलों में भी उनके मैसेज कर दिए गए हैं और उनकी टीम हमारी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज देख रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे हम सब जगह जो है इसकी तलाश। हल्द्वानी काठगोदाम थाना क्षेत्र के पश्चिम खेड़ा में 11 वर्षीय अमित मौर्य हत्याकांड का चौथा दिन भी पुलिस मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाई है, जिसके चलते परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा घटनास्थल की बारीकियों से जांच कर रहे हैं। मृतक बालक के सर और हाथ को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। मेरा छोटा लड़का था 10 साल का। ये घटना हुई है
उसकी बॉडी तो बन गई है शेर और हाथ नहीं बन पा रहा अभी। और उसे अभी तक कोई पुलिस शासन ने कोई ऐसी कोई अभी हमें वो नहीं दी है ये बन पाए। कितने दिन हो गए आज? आज चौथा दिन हो गया। क्या लग रहा है आपको, क्यों किया होगा अपनी बेटी के साथ ऐसा? ये हमें तो ऐसे लग रहा है अगर सिर नहीं बना है और हाथ नहीं और जितने भी सर्च के पॉसिबल मेजर्स हैं वो सारे हमने यूज किए हैं। क्योंकि गांव का एरिया और काफ़ी बड़ा एरिया, आसपास में खेत भी है, बारिश का भी मौसम था, तो हर जगह मतलब पॉसिबिलिटी हम देखते सर्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी कोई चीज़ हमें मिलेगी। सर तांत्रिक वाला मामला लग रहा है कि तीसरे बच्चे के हाथ पैर काटे गए, किस लिए, क्या यूज किया, क्या पुलिस किस इस नजरिए से भी जांच कर रही है? पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है और जो भी पॉसिबल एविडेंस हमें मौके पर मिल रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन चीज़ें आ रही है, हर एंगल पर हम काम कर रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया जांच में क्या है, कुछ हिरासत में ले गए हैं लोग? सस्पेक्ट लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे इंट्रोगेशन चल रहा है। सर कहीं ना कहीं साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है, परिजनों का, कि कल उन पर लाठीचार्ज करा गया पुलिस द्वारा, कैसे देखते हैं? इस चीज़ को दिखा रहे हैं। वहीं बू बैंकुट नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्राधिकरणों की नीतियों के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर बद्रीपुरी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और होटल कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्राधिकरण की नीतियों के विरुद्ध चौथे दिन भी जन आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारियों ने हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर बद्रीनाथ धाम के मुख्य बाजार से होकर साकेत तिराहे तक रैली निकाली और सरकार और प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि अब वो किसी भी मुद्दे पर झुकने वाले नहीं हैं। जब तक उनकी इन सभी मांगों पर सरकार संज्ञान नहीं लेती तब तक ये जन आंदोलन जारी रहेगा। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास एक महिला के द्वारा गंग नहर में अपनी जान को खतरे में डालकर रील शूट करने का मामला सामने आया है, जहां पर महिला के द्वारा डांस भी किया गया और महिला की इस हरकत को देखकर मौके पर सैकड़ों लोग जो है वो जमा हो गए, भीड़ जमा हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को दखल देनी पड़ी, जिसके बाद कि पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। साथ ही महिला का चालान भी काटकर उसे सबक सिखाया गया। गंग नहर में महिला के द्वारा की जा रही इस हरकत का आसपास खड़े लोगों के द्वारा वीडियो बनाए गए, जो कि आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रुड़की क्षेत्र का मामला है, तो जो रील आप जो वीडियो मुझे दिखा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स नशे में वो सारा कृत्य कर रहा है। मैं मान रहा हूँ कि एक तरफ इतनी आपदा और इतना खतरा है, दूसरी तरफ लोग रील के लिए इस टाइप का एक्ट कर रहे हैं, तो पुलिस ने इमीडिएट उसमें संज्ञान लिया, उस शख्स को हिरासत में लिया और उसका चालान किया है। बाकी अगर ऐसा कोई और एक्ट होते हैं तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई हमेशा ही करते आ रहे हैं। और आप चैनल के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि बारिश का मौसम है, कभी भी कहीं किसी भी नाले का, नदी का, पुल, नहर का जल स्तर बढ़ सकता है, ऐसी लापरवाही ना करें और अगर कोई करेगा पुलिस के संज्ञान में बात आने पर हम उसमें सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। सर लगातार इस तरह की रील बनवाने के चक्कर में लोग अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, इस महिला के द्वारा भी इस तरीके से। चक्राता की लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़क जजरेट में लगभग 30-40 वर्षों से जर्जर हालत में है। बरसात शुरू होते ही जजरेट सड़क पर मलबा और पत्थर आ जाते हैं और इस बरसात में कई बार जजरेट रोड बंद हो चुका है, जिसके की चलते लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों की फसलें रास्ता बंद होने से खराब हो रही हैं। जौनसार बाबर के समाज सेवी बाबूराम शर्मा के अनुसार इस सड़क पर चलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। आज जो है हम लोग आ रहे थे चक्राता और चक्रा से मेरा प्रोग्राम था देहरादून जाने का और देहरादून जो है आज यहाँ भी जो है सैया से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी में जो रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक विशालकाय अजगर की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, विशालकाय अजगर की हत्या करने के बाद गड्ढा खोदकर विशालकाय अजगर के शव को दबा दिया गया। विशालकाय अजगर का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम गांव में पहुंची, जिसके बाद कि वन विभाग की टीम के द्वारा विशालकाय अजगर के शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इस विशालकाय अजगर की लंबाई करीब 15 फीट बताई जा रही है। मामला है, क्या जानकारी अभी तक मिली है?
इसमें हमको उच्च अधिकारियों से कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कल, और पाडली गुज्जर करके एक गांव है यहाँ पे रुड़की में ही। उस गांव में किसी स्थान पे एक अजगर को मारने की और साथ ही साथ उसको दबाने की कुछ खबर आई थी, कहीं पे उन्होंने दबा दिया उसको मार के। तो मौके पे फिर हम लोगों की टीम गई है, एसओजी गई है, और रुड़की रेंज का जो भी स्टाफ था मौके पे गया है। और वहाँ पे जो भी वो एरिया था, उस एक वीडियो भी इसमें वायरल हुई थी, उस वीडियो के आधार पे हमने उस एरिया को सर्च करने की कोशिश की, और कुछ जो उसमें जो जगह जो दिखाई देती उसके बेस पे उसके आसपास सर्च किया गया। तो एक एरिया में वहाँ पे जो गड्ढा, जो ताज़ा जो गड्ढा खुदा हुआ था, वहाँ से हमको एक अजगर बरामद हुआ। उसके बाद सर कितनी इसकी लंबाई थी और किस तरह से इसको मारा गया? इसमें जो जब हमने इसको निकाला तो ऐसा प्रतीत, क्योंकि इसकी बॉडी जो है, एक तो बारिश भी काफ़ी हो रही है और ऊपर से मिट्टी में कम से कम 3-4 फीट के गड्ढे में उसको दबाया गया था। तो शरीर भी इसका काफ़ी सड़ी हुई अवस्था में प्राप्त हुआ। लंबाई इसकी कम से कम अभी तो जैसे इसका पीएम में भी इसका खुलासा हुआ कि कितना ये लंबा अजगर था, लेकिन निकालते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगभग 15 फीट के आसपास लंबाई है इसकी। और जहाँ तक मारने का सवाल है, तो जो हमने अब वहाँ पे उससे बदबू तो काफ़ी हो गई है, लेकिन जो मौके पे जो हमने देखा कि कम से कम जैसे लाठी डंडों से या पत्थर उत्थर से कुचल के इसको मारा गया है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें। तो इसमें कोई आरोपियों के नाम की जानकारी में आए हों, अभी तलाश की जा रही है? अभी इसमें जांच गतिमान है, और बाकी तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।